अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। हेलो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन तोड़ दें जी। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन तोड़ दें जी। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अमन, खुशबू, प्रखर, नवीन, रोशनी, नेहा, सांसों की सत्यम, हाथों की नरमी। ओहो क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब बच्चे इतने खुश हो गए इस गाने पे, जैसे ना वो अपना सर पुराना प्यार याद आ गया था। नीले नीले अंबर पे, ओ माय गॉड। और जब मोटिवेशनल गाना लगाता हूँ, ठीक है, तब तो तुम नहीं कहते कि सर इतना बढ़िया गाना लगा दिया यार आपने। मतलब तब तुम्हारे अंदर कोई आग वाग नहीं लगती है। ऐसे गाने तुम्हें सारे अच्छे लगते हैं। अभी चला दूंगा ना, सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं। ओ माय गॉड। आप कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया, एकदम मस्त मौज बहार जी। खान साहब आपका नाम लूंगा तो बिश्नोई साहब आ जाएंगे, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बिश्नोई साहब ना आ जाए, इसलिए मैं आपका नाम थोड़ा सा कम लेता हूं। पाल साहब क्या हाल चाल है? सरस्वती माता को बहुत बहुत स्वागत आपका जी, आप हमारे महफिल के अंदर आए जी। तो सारे भक्तजन मेरे ख्याल से सामने आके बैठ चुके हैं, तो सबको सादर नमन मेरा, सादर नमन मेरा। तो जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। और आओ जी अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सर वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हैं? वैलेंटाइन वीक चल रहा है क्या? तुम्हें ज्यादा पता, भाई हमारा तो सारा दिन क्लास है। हम सुबह 7 से लेके रात को 9 बजे तक क्लास में। हमारा वैलेंटाइन वीक, नोट वैलेंटाइन वीक, क्या वैलेंटाइन वीक हमें पता ही नहीं। और तुम्हारे पेपर तुम्हारे मई में, ठीक है, तुम्हारे पेपर अभी आने वाले हैं और तुम्हारे वैलेंटाइन वीक अभी खत्म ही नहीं हो रहे नालायकों के।
चलो जी, आओ जी फटाफट से आओ जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ठीक है जी। एक बार पहले फटाफट से वो होमवर्क चेक करते हैं, उसके बाद फिर आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का। और ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कंफर्म क्वेश्चन बनता ही बनता है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से जी। सर नवंबर 24 का रेगुलर बैच लिया तो 10 लेक्चर देखने पड़ेंगे यूट्यूब के। नहीं दर्शन, मतलब 15 तारीख से स्टार्ट करोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हैप्पी चॉकलेट डे टेडी तो लाओ ना फिर, मतलब यार यूट्यूब पे भेज रहे कभी, मतलब कभी ये मतलब कभी पूछा कि गावा सर एड्रेस क्या आपका है? नहीं, कभी कभी ये को थोड़ा शर्म लिहाज भी होती है, नहीं होती है? हैं? पूछ ही लो कि एड्रेस क्या है, चॉकलेट भिजवा दें, टेडी भिजवा दें। मतलब तुम क्या समझते हो कि वैलेंटाइन वीक वो नोनू मोनू शोनू के अंदर ही होता है क्या? भाई प्यार का मौसम है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी तो लव होता है। ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग की डर्टी माइंड है नालायक। इधर देखो ध्यान से, गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। हाँ इधर देखो ध्यान से, आओ जी फटाफट से आओ जी। अब एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार होमवर्क चेक कर लेते हैं। होमवर्क 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 में थे आपके 3 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको मैंने होमवर्क 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे जी। ठीक है जी। नहीं तो स्लैप डे भी होता है, इससे क्या कहना चाहते हो तुम मेरे को, मतलब क्या स्लैप मारना चाहते हो क्या? है व्हाट डू यू मीन बाय स्लैप डे? आप मेरे को इस बात का, मेरे को इस बात का, मेरे को इस बात का आंसर दो आज। नालायक, स्लैप डे भी होता है। लॉरेंस बिश्नोई को बुला लूंगा अभी, कहीं सोच रहे हो मैं अकेला नहीं हूं? आ जाओ फटाफट से आओ रही। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक बार पहले का आंसर, अच्छा पहले का आंसर क्या निकल के आ रहा है? पहली बात तो मिस्टर वीजी है। ओहो, मैं वही कहूं कि बच्चों और मेरे में आंसर में फर्क क्यों आ रहा है। मेरा आंसर निकल के आ रहा था पहले का 1791240। अब मुझे पता लगा कि मैंने 115 BSc यूज कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, मैंने 115 BSc यूज कर लिया। मेरा 115 BSc यूज करके आंसर आ रहा है, ठीक है जी। और मैंने अब ध्यान से पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115 BSc। देख रहे हो, गलती हो सकती है एग्जाम के अंदर, तो बहुत ध्यान से पढ़ना जी। अब एक बार फटाफट से आ रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब, एक बार यहाँ पे चेक करना। एज अब आपकी 60 साल है, एज आपकी 60 साल है। इनकम जो है आपकी 5 करोड़ 90 लाख रुपए की है। अब कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 करोड़ के हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के 90 लाख रुपए हैं। और बिजनेस की इनकम 1 करोड़ 70 लाख रुपए की है, और कैजुअल इनकम जो है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की है। ठीक है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना। अब टैक्स ऑन बिजनेस की इनकम ना मैंने 48 लाख निकाला है। अब यहाँ पे फर्क आ जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं। चलो जी, ये मैंने 115 BSc से कर लिया। अब 115 BSc नहीं लिया तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। 1 करोड़ 70 लाख की इनकम है, 10 लाख से कितनी ऊपर है, 1 करोड़ 60 लाख, उसका 30% प्लस में 1,10,000, क्योंकि एज 60 साल है तो लिमिट 3 लाख की मिलेगी। तो 49,10,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स निकल के आएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे कैजुअल इनकम पे तो सेम ही आएगा 54 लाख, इस पे भी 30 लाख रुपए सेम निकल के आएगा। और इस पे भी आपका 112A पे 8,90,000 रुपये सेम निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे टैक्स में फ़र्क आ जाएगा 49,10,000 प्लस में 54 लाख प्लस में 30 लाख प्लस में 8,90,000। तो ये आ रहा है 1 करोड़ 42 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद सरचार्ज। अब सरचार्ज ये तो बिल्कुल सही है जी, 583,500, ये तो बिल्कुल सही है। अब बस फर्क ये निकल के आएगा कि इन दोनों पे अब लगेगा 25% सरचार्ज। तो 49,10,000 प्लस में 54 लाख, तो 1 करोड़ 3,10,000। तो 1 करोड़ 3,10,000 का 25% अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 25,77,500 रुपये। अब अगर मैं इनको जोड़ दूंगा, 1 करोड़ 42 लाख प्लस में 583,500 प्लस में 25,77,50, तो आएगा, ये आपका निकल के आ रहा है 1 करोड़ कितना था, 49,10,000 और 54 लाख, इसका 25%, तो 25,77,500। तो यहाँ पे आएगा 25,77,500 प्लस में 583,500 और प्लस में 1 करोड़ 42 लाख। तो ये आएगा जी 1 करोड़ 73,61,000। इसमें 4% सेस जोड़ दोगे
तो आंसर आएगा जी 1805540, ये आंसर निकल के आएगा जी। ठीक है जी, ये आंसर आपका निकल के आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों से निकाल दिया। 115 बीएससी अगर फॉलो करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा, और अगर 115 बीएससी नहीं फॉलो करोगे तो आपका आंसर ये निकल के आएगा। ये आंसर आपके सामने है। डन। चलो एक बार फटाफट से आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर जो निकल के आ रहा है जी, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो की है, तो इसमें आंसर आ रहा है 10,400 रुपये। एक बार चेक करो, 10,400 रुपये आंसर आ रहा है जी। कई बच्चों ने यहाँ पे नील आंसर निकाला, उनका गलत है। नील आंसर निकल के नहीं आएगा। नील कैसे आएगा? इनकम 7 लाख तक होती तो नील आता ना, इनकम 7 लाख से ऊपर है तो इनकम 7 लाख से ऊपर पे कभी नील नहीं आ सकता, 7 लाख तक ही नील आ सकता है। अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, अब देखो इनकम 7 लाख से ऊपर कितनी है? 10,000 रुपये। फिर 7 लाख 10,000 रुपये टैक्स कितना बन रहा है? 26,000 रुपये। तो 16,000 रुपये की आपको रिबेट मिल जाएगी। अब 26 में से 16 माइनस करेंगे 10,000 रुपये, तो 10,000 में 4% सेस, 10,400 आंसर निकल के आएगा। नील कहां से आएगा जी? ठीक है जी, तो 10,400 रुपये आंसर निकल के आएगा, नील आंसर नहीं आएगा। बस ये पर ध्यान देना जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार चेक करो। इनकम 10 करोड़ 4 लाख रुपए की है और उसने फॉलो किया नॉर्मल स्कीम, कंपनी वाला केस है ना, तो 380 करोड़ है, तो मतलब रेट लगेगा 25%। तो एक बार चेक करना है इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है। इसका आंसर यार आपका गलत आ रहा है, इसका आंसर मेरे को लग रहा है आपका गलत आ रहा है जी। ठीक है जी, एक बार चेक करना। यहाँ पे 10 करोड़ 4 लाख इनकम है, एक बार मैं भी निकाल लेता हूँ दोबारा से। 10 करोड़ 4 लाख इनकम है, उसका 25% टैक्स लगेगा। ओके, 10 करोड़ 4 लाख इनकम है ना, तो उसका 25% आएगा 2 करोड़ 51 लाख रुपए, ये आएगा ना। इसमें फिर 12% सरचार्ज, ये आपका आ गया रेट 2 करोड़ 81 लाख 12 हजार। अगर इनकम 10 करोड़ होती तो 2 करोड़ 50 लाख और 7% सरचार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल होता। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ 2 करोड़ 50 लाख प्लस में 7%, तो यहाँ पे आएगा जी 2 करोड़ 67 लाख 50 हजार। अब ये टैक्स का इंक्रीमेंट कितना आएगा जी? अब अगर मैं टैक्स का इंक्रीमेंट देखूंगा तो 2811200, टैक्स इंक्रीमेंट आ गया 13,62,000। इनकम कितने से बढ़ाई है? 4 लाख से, तो 9,62,000 रुपए का आपको एमआर मिल गया। अब इसमें से एमआर माइनस कर दोगे, 2811200 में से 13,62,000 रुपए का एमआर, सॉरी 9,62,000 रुपए का एमआर माइनस कर दोगे जी। अब इसमें से एमआर माइनस करोगे तो 2 करोड़ 71 लाख 50 हजार प्लस में 4% सेस जोड़ दोगे, तो आंसर इतना ही निकल के आएगा मेरे ख्याल से। ये निकल के आ रहा है 2 करोड़ 82 लाख 36 हजार रुपये आंसर निकल के आ रहा है भाई साहब। ये क्या किया आपने? हेलो भाई साहब, ये क्या किया आपने? भाई साहब क्या क्या प्रॉब्लम है? 29,19,000, क्या 2 करोड़ 91 लाख 98 हजार, 2 करोड़ 92 लाख, क्या आंसर निकाल रहे हो भाई? ये किसका गलत हो गया? ठीक है जी, तो ये आंसर निकल गया, ध्यान रखना। ठीक है जी, आंसर ये वाला निकल के आएगा। हेलो भीमा शंकर, नाम तुमने छोटा कर दिया, बट तुम्हें को कंफ्यूज नहीं कर सकते। 10 करोड़ 4 लाख इनकम थी, 10 करोड़ 40 लाख इनकम नहीं थी नालायक, 10 करोड़ 4 लाख इनकम थी। ठीक है जी, 10 करोड़ 40 लाख मैंने इनकम नहीं दी थी। अगले पर आओ जी। अब अगले पर एक बार फटाफट से यहाँ पे निकल के आओ जी। अब अगले वाले केस में क्या करना है? अगले वाले केस में आंसर कितना निकाला है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना जी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कितना निकाला आपने? 5 तो मैंने करवा ही दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कितना निकाला है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कितना निकाला आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? तो बिजनेस की इनकम 1 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म गेन 112 है 2 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म गेन 112 3 लाख रुपए हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 2 लाख रुपए है, और एज 81 की है, एज 81 की है, और शिफ्टिंग आउट है, मतलब वो नॉर्मल स्कीम में कवर है। मतलब वो नॉर्मल स्कीम में कवर है ना, तो अगर वो नॉर्मल स्कीम में कवर है तो 5 लाख तक तो रिबेट मिलती है, 5 लाख के बाद रिबेट नहीं मिलती। और अगर एज इसकी 81 है तो 5 लाख तक तो वैसे इनकम एग्जम्प्ट है, 5 लाख तक तो वैसे ही इनकम एग्जम्प्ट है जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, यहाँ पे 5 लाख तक मेरी इनकम ऐसे एग्जम्प्ट है, 1 लाख तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिए। अब 1 लाख मैंने यहाँ पे यूज कर लिए तो 4 लाख मेरा बच गया, 4 लाख में से 3 लाख रुपए मैंने ये खत्म कर दिया। अब 3 और 1 कितनी हो गई? 4 लाख। 1 लाख मैं यहां से खत्म कर दूंगा, तो फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म गेन 112 2 लाख के बचे, उसमें से 1 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट है, तो 1 लाख रुपए का 10%, ये निकल के आएगा 10,000 रुपए। ठीक है, फिर 1 लाख रुपए का 15%, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये आएगा जी आपका
15,000 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये तो कितना आएगा इसका आंसर? 31,200। 31,200 कैसे निकाल रहे हो तुम? 5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है ना? 5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है। 1 लाख यहाँ यूज कर लिए, 4 लाख बचे, 4 में से 3 यहाँ यूज कर लिए, 1 लाख बचे। तो 1 लाख मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो मेरा ये 1 लाख बचा। इसमें 15,000 आ गया, उसमें 1 लाख एग्जाम्प्ट है, तो 1 लाख बचा। 10 25 क्या कर रहे हो भाई तुम? ये 31,200 कैसे निकाल रहे हो? 31,200 कैसे निकाल रहे हो तुम? अच्छा 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 अच्छा, पकड़ लिया तुमने मुझे। है वैसे तुम इंटेलिजेंट। मैं तो लग रहा था कि सारे फंस जाएंगे चंगुल के अंदर। अगर मैं थोड़ी देर और ना बोलता ना भीमा शंकर, तो फंस ही गया था बिल्कुल ही। हाँ देखो, प्रखर फंस गया बिल्कुल। एक शिवम फंस गया, रिबेट नहीं मिलेगी। मैं तुमने नालायक बच्चे हैं बीच में जो बोल पड़े। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 111A वाले नहीं है, तो नॉर्मल वाले हैं। अगर वो नॉर्मल वाले तो वहां पर भी स्लैब रेट मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ जी। 1 लाख तो ये यूज हो गए, और 2 लाख मेरे यूज हो गए। 3 लाख रुपए मेरे यहाँ पे यूज हो चुके हैं जी, ठीक है ना? 3 लाख मेरे यूज हो गए। अब 2 लाख मेरे बचे हैं। अब 2 लाख मैंने यूज कर लिए लॉन्ग टर्म गेन 112 में, तो 1 लाख मेरे लॉन्ग टर्म गेन 112 बच गए। अब 1 लाख का 20%, 20,000 रुपये हो गया जी, ठीक है जी। और 112 है, 1 लाख एग्जाम्प्ट है, तो बैलेंस 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपये। कितना आ गया? 30,000 रुपये। प्लस में 4% सेस करोगे तो 31,200 रुपये आंसर निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। 31,200 रुपये आंसर निकल के आएगा। तो फाइनल आंसर जो है 31,200 रुपये, ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो बस ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला नहीं लिखा हुआ था, मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब स्लैब रेट है, मतलब 5 लाख रुपए वाली लिमिट में कवर होगा। बस ये बात ध्यान दो। बहुत बढ़िया रोशनी, बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड तनुश्री, वेरी गुड जी। ठीक है जी, डन। इसको लॉक कर सकते हैं हम जी। चलो, तो फाइनली अब जाके ना चैप्टर नंबर 1 हमारा अच्छे से खत्म हो जाता है। जो भी आपके इंडिविजुअल के टैक्स रेट थे, ठीक है, जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीवाई वाले केस में टैक्स रेट थे, सरचार्ज क्या थे, एमआर क्या था, रिबेट क्या था, सारी की सारी बातें विद अमेंडमेंट हम चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक अब चैप्टर नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या इसको मैं लॉक कर सकता हूं जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या इसको मैं लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का। चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद ना, अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये रहा चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हमें ये स्टार्ट करना है जी। अब इस डायग्राम को अगर तुम देखोगे ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, और इसे सिंपल शब्दों में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, जिसने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ, अगर वो मेरी इन बातों को सुन लेगा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन 6 में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना मेरा आपसे वादा है जी। तो अगले आने वाले 15 से 20 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस डायग्राम से भी बढ़िया डायग्राम मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं, ताकि तुम्हें एग्जाम में कोई गलती ना हो। बस ये पर ध्यान दो जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बार सारे के सारे बच्चे भी यहाँ पे आ जाओ जी। सर, मैंने एलटी सीरी 112 में 2 लाख में से 1 लाख एग्जाम करके 1 लाख बेनिफिशियरी डेफिशिएंसी माइनस कर दिया। गलत किया खुशबू आपने, क्योंकि वहां पे नुकसान है ना, वहां पे 10% टैक्स, 10% वाला टैक्स है, और लॉन्ग टर्म गेन में 20% वाला है। तो बेनिफिट कहां पर है? 20% वाले में। तो यूज कहां पे करेंगे? 20% वाले में। ठीक है जी। चलो सर, ये बैच कब तक खत्म होगा? ये बैच आपके एग्जाम से पहले ही खत्म कर दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। आप मान के चलो कि हम कोशिश करेंगे 10-15 अप्रैल तक इसको फिनिश कर दें। मतलब 10 अप्रैल तक हमारा टारगेट है इसको फिनिश करता, कि कम से कम 20 दिन तुम्हारे पास आराम से हो। अगर मैराथन मैराथन लेनी होगी तो बात एक अलग है, नहीं तो कोशिश करेंगे इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की। ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम तो भी रुक जाओ, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अभी आएंगे। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अभी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड को एक बार छोड़ दो, ठीक है ना? वो मैं अपने आप करवा दूंगा। जब एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक उठाऊंगा ना, रेजिडेंशियल स्टेटस में उठाऊंगा, वहां पे करवा दूंगा पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कैसे निकालना है। अब याद करो, मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 5 से लेके ना 9 तक आपके जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे रेजिडेंशियल स्टेटस के हैं। ये बात हमने क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 मैंने कहा था 5 किसका है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम।
उसके बाद 6 किसका है? 6 आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का है। 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का है, जो हम सैलरी में आता है। 8 किसी काम का है नहीं। 9 इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया का है। ये 3 सेक्शन मेन है, 5 है, 6 है और 9 है। अब यहां पर मैंने कहा था सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा, इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब बनेगा। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। बट सेक्शन 6 ने हमें कहा कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने से पहले ना कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन बेसिक रूल्स को ध्यान में देना, तब तुम स्टेटस निकाल पाओगे, नहीं तो तुम स्टेटस निकाल नहीं पाओगे। अब वो रूल्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? रूल नंबर 1 ये निकल के आ रहा है कि जब भी तुम्हें किसी पर्सन का स्टेटस निकालना है, जब भी तुम्हें किसी पर्सन का स्टेटस निकालना है तो हर पर्सन का सेपरेटली निकालना है। इंडिविजुअल का अलग निकालोगे, कंपनी का अलग निकालोगे, फर्म का अलग निकालोगे, मतलब जितने पर्सन है सबका सेपरेटली कंप्यूट करोगे। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये बात ध्यान देना, सेकंड बात ये बात ध्यान देना कि जब भी हम स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम स्टेटस कैलकुलेट करते हैं तो हर पर्सन का सेपरेटली तो निकालते हैं। उसके बाद एक पर्सन एक साल में मोर देन 1 कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे, बर्थ पे डिपेंड नहीं करता। तो मोर देन 1 कंट्री के अंदर भी वो आर बन सकता है। सेकंड बात ये। तीसरी बात फिर यहां पे निकल के आता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, वो इंडियन सिटीजन ही होगा, ये जरूरी नहीं है। और अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया का रेजिडेंट ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सेपरेट कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंट और सिटीजनशिप, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट है। रूल नंबर 3 बस इतनी सी बात ध्यान देना। फिर रूल नंबर 4 यहां पे ये निकल के आता है कि जब भी हम स्टेटस कैलकुलेट करेंगे वो निकालेंगे प्रीवियस ईयर का निकालेंगे, असेसमेंट ईयर का नहीं निकालेंगे। रीजन, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम ही असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, तो स्टेटस जो निकलेगा वो प्रीवियस ईयर में निकलेगा, असेसमेंट ईयर का नहीं निकलेगा। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना ये हमें समझ में आ गया कि हमें स्टेटस निकालना है और कब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया में रेजिडेंट बनेंगे, इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेंगे, इंडिया में आरओआर कब बनेंगे, इंडिया में आरएनओआर कब बनेंगे। ये सारी की सारी बातें हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्लास में हमने सेक्शन 6 में बेयर लॉ देखा, बहुत सारा टाइम हमने सेक्शन नंबर 6 के अंदर क्लास में लगाया, बट अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब उन सारे के सारे टाइम को ना, सारे के सारे टाइम को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। अब मैं कंक्लूड ऐसे करने जा रहा हूं कि जैसे मान लो एक पर्सन ये आपके सामने है, एक पर्सन जो है ना ये आपके सामने है, बहुत ध्यान सुनना। अब ये पर्सन फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल में ले रहा हूं इंडिविजुअल का जी। अब एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल आपके सामने है। अब इंडिविजुअल आपके सामने जो निकल के आ रहा है ना, ये कह रहा है भाई साहब मेरा स्टेटस निकाल दो, मेरे को ये बता दो मैं इंडिया में आरओआर हूं, इंडिया में आरएनओआर हूं, इंडिया में एनआर हूं, मैं हूं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई तेरा स्टेटस अगर निकालना है तो 2 केस हैं। 2 केस कौन कौन से हैं? तू पहले ये बता कि तू नॉर्मल केस में कवर है या तू स्पेशल केस में कवर है। क्योंकि अगर तू नॉर्मल केस में कवर है, तेरा स्टेटस निकालने की कंडीशंस अलग है, और अगर तू स्पेशल केस में कवर है, तेरा स्टेटस निकालने की कंडीशन अलग है। तो मतलब अगर तू नॉर्मल केस में कवर है, कंडीशन तेरी अलग है, अगर तू स्पेशल केस में कवर है, तेरी कंडीशन अलग है। तो ये दो केस आपके सामने बाइफरकेटेड हो गए। अब सबसे पहले हम स्पेशल केस चेक करेंगे। रीजन, क्योंकि जो स्पेशल केस में कवर नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल केस में कवर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई तुम सारे बच्चे लाइन में लगे हुए, तुम्हें स्टेटस निकालना है, सबसे पहले सारे बच्चे स्पेशल स्टेटस वाला देख ले, क्योंकि अगर तुम स्पेशल केस में कवर होगे तुम्हारा स्टेटस वही निकलेगा, नॉर्मल केस तुम्हारे ऊपर नहीं है। अगर तुम स्पेशल केस में कवर नहीं हो रहे तब तुम्हारा स्टेटस जो है फिर वो नॉर्मल केस में निकलेगा, बस इस पर ध्यान दो। फिर अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, स्पेशल केस कितने हैं? तो स्पेशल केस में मेन बाइफरकेशन जो है वो 3 है। मेन बाइफरकेशन 3 है। पहली बाइफरकेशन लेफ्ट इंडिया, इंडिया से बाहर जाना। दूसरी बाइफरकेशन जो है वो विजिट इन इंडिया, इंडिया में आना। और तीसरी बाइफरकेशन जो है वो डीम्ड रेजिडेंट की है, उसमें इंडिया आने जाने की बात नहीं हो रही, उसमें डीम्ड रेजिडेंट की बात हो रही है। तो पहली बाइफरकेशन मैंने क्या की, बाहर इंडिया से बाहर जाना, दूसरी बाहर से इंडिया में आना, और तीसरी आ रही है डीम्ड रेजिडेंट वाली। अब जो लेफ्ट इंडिया वाली है ना उसमें फर्दर 2 केस है। विजिट इन इंडिया वाली में फर्दर 2 केस है, इसमें कोई भी केस नहीं है, इसमें बस एक ही केस है। अब इसमें 2 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, पहली बात वो सुनो। गवर्नमेंट ने कहा देख भाई अगर तू इंडिविजुअल है, उसने कहा हाँ मैं इंडिविजुअल हूं, अब इंडिविजुअल है, तू इंडियन सिटीजन है, उसने कहा इंडियन सिटीजन हूं, तू इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, उसने कहा हाँ जा रहा हूं। और गवर्नमेंट ने कहा अगर तू इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा है या बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है, तो तू स्पेशल केस में कवर है। मैं दोबारा बोलूंगा, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, मैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कह रहा। इट मींस अगर तुम्हारी जॉब इंडिया में है, तुम उस काम से बाहर जा रहे हो, तुम स्पेशल केस में कवर नहीं हो, तुम नॉर्मल केस में कवर हो।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास जब डिग्री आएगी, आप किसी ना किसी कंपनी में काम करोगे, अगर वो कंपनी वाले किसी काम से, अपने काम से वो तुम्हें इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, तुम स्पेशल केस में कवर नहीं हो, तुम नॉर्मल केस में कवर हो। फिर स्पेशल केस में कौन से कवर है? अगर तुम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो, अगर तुम्हारा पर्पस ही बाहर काम करना है, तुम बाहर शिफ्ट होने के लिए जा रहे हो, तुम बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम स्पेशल केस में कवर हो। तो बच्चा कह रहा है इस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा सिंपल, इस केस में जब तेरा स्टेटस निकालेंगे ना, तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे, 182 डेज और मोर। इट मीन अगर तू प्रीवियस ईयर में, अगर तू पिछले साल में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर तू इंडिया में रहा होगा, तो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा, बात खत्म जी। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तब तुम रेजिडेंट बनोगे। 60 दिन वाली कंडीशन हमें यहां पे चेक नहीं करनी। ये सारे बच्चे कान खोल के सुन लें, सिर्फ एक कंडीशन है, 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तब मैं रेजिडेंट बनूंगा, नहीं तो मैं रेजिडेंट नहीं बनूंगा। क्लियर है? दूसरा स्पेशल केस क्या निकल के आ रहा है इसी में ही, कि अगर तुम इंडिविजुअल हो, तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, और तुम बाहर कैसे जा रहे हो? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर इंडियन शिप की क्रू के मेंबर हो, उस वजह से बाहर जा रहे हो, तुम स्पेशल केस में कवर हो, तुम 182 डेज वाली काउंटिंग में फॉल करोगे। तुम्हें तुम्हारे केस में 60 दिन वाली कंडीशन हमें चेक नहीं करनी चाहिए। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं मतलब एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडिया से बाहर जा रहा हूं, तो मेरे केस में आपने एक पॉइंट और कहा था कि वो डेज निकालने का कुछ तरीका होता है। गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल जी। अब अगर क्रू मेंबर वाला केस है, तो गवर्नमेंट ने कहा था अगर तुम्हारी फॉरेन बाउंड शिप है, मतलब इंडियन शिप है बट फॉरेन बाउंड शिप है, मतलब फॉरेन बाउंड शिप मतलब जिसका डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया से बाहर है, तो उस केस में जिस दिन तुमने शिप ज्वाइन किया, जिस दिन तुम शिप में चढ़े, जिस दिन तुमने शिप ज्वाइन किया, और जब तुमने शिप साइन ऑफ किया, मतलब जब तुम यहां पर वापस आए, इन दोनों का डिफरेंस हम डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानेंगे। मतलब जैसे मान लो ये इंडिया की बेसलाइन है, ये इंडिया की बेसलाइन है, ये सारा पानी है, और जब तुम यहां पर शिप में चढ़े, जब तुम चढ़े, चाहे तुम पानी के अंदर हो, वो पानी इंडिया में है, हम इंडिया में नहीं मान रहे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये पानी है, मतलब ये शिप है, तुम इस शिप में चढ़ गए, ऐसे करते करते बाहर गए, बाहर से वापस आए, जब ये तुम वहां पर वापस आए, तो जाना और आना ये सारा डिफरेंस इंडिया से बाहर मानेंगे। मतलब चाहे तुम इंडिया में थे, फिर भी तुम्हें इंडिया से बाहर मानेंगे। तो जो ये डेज निकल के आ रहे हैं उनको 366 में से माइनस कर दो। 366 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लीप ईयर है, तो 366 माइनस में ये दिन माइनस कर दोगे। अगर बैलेंस 182 डेज बचेंगे तो तुम इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, नहीं तो इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनोगे। ये दो केस निकल के आ रहे हैं। तो दोनों केस में इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही है, इंडिया में आने की बात अभी तक यहां पे नहीं हो रही। अब अगले केस पर आओ जी। अगला केस, तीसरा केस, स्पेशल केस कौन सा निकल के आ रहा है कि अगर तुम यहां पे क्या हो, अगर तुम इंडिविजुअल हो। अब गवर्नमेंट ने कहा जी अगर तुम इंडिविजुअल हो, अगर तुम इंडिविजुअल हो, अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, यहां पर एक वर्ड और जुड़ गया, इंडियन ओरिजिन। इन दोनों में से कोई भी चलेगा। तुम इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो और तुम इंडिविजुअल हो, और तुम बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, मतलब तुम बाहर सेटल्ड हो, बाहर सेटल्ड हो और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस। यहां पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं है, फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस। और अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम छोड़ के 15 लाख तक है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है फॉर एनी पर्पस। अगर यहां पर गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो 182 डेज वाली कंडीशन हम चेक करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रही है? अगला पॉइंट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम इंडिविजुअल हो, अगर तुम इंडिविजुअल हो प्लस में इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, और बाहर से तुम इंडिया में विजिट कर रहे हो, और तुम्हारी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब यहां पर मेन बात है, 15 लाख तक है तो एक कंडीशन है, ओनली 182। बट अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से ऊपर है, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, या तो 182 डेज और मोर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, तुम उसमें भी रेजिडेंट बन जाओगे। बट अगर तुम 182 से कम हो, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, अगर तुम 182 से कम हो तो सेकंड कंडीशन निकल के आ रही है 120 डेज और मोर पिछले साल में, एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।
मैं दोबारा बोलूंगा, या तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, अगर तुम वहां पे फॉल नहीं कर रहे तो एक सेकंड कंडीशन और भी है, 120 डेज और मोर, एंड पिछले 4 साल में 365 दिन है उससे ऊपर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम सेटिस्फाइड कर रहे हो, तुम इंडिया के रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाओगे, प्रोवाइडेड तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 4 केस हैं। 5वां केस यहां पे क्या निकल के आ रहा है डीम्ड रेजिडेंट वाला, कि अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन नहीं, इंडियन सिटीजन हो, और तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। तीसरी कंडीशन, और तुम किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो। तुम इंडिविजुअल हो, तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, और तुम किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, तुम डीम्ड रेजिडेंट हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। पहले बताओ, ये 5 केस समझ में आते हैं क्या? ये 5 केस आपको समझ में आ रहे हैं? 5 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? मैं दोबारा बोलूंगा, 5 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? पहली बात तो 5 केस, मेन जो हेड है वो 3 हेड है, उसके अंदर 5 केस आ रहे हैं। पहला हेड इंडिया से बाहर जाने वाला, दूसरा बाहर से इंडिया में आने वाला, तीसरा ना आने वाला ना जाने वाला, डीम्ड रेजिडेंट वाला। फिर गवर्नमेंट ने बोला बाहर जाने वाले केस में इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, लेफ्ट इंडिया है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो 182 डेज वाली काउंटिंग करेंगे। पहली बात तो ये, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप है, तो 182 डेज वाली काउंटिंग करेंगे। इसमें डेज हम कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ साइनिंग ऑफ डीम्ड आउटसाइड इंडिया, 366 में से माइनस कर दोगे। जो दिन इंडिया के अंदर बचेंगे, अगर वो 182 डेज होंगे तो रेजिडेंट बनेंगे, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनेंगे। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, बाहर सेटल्ड हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो फॉर एनी पर्पस, और तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो 182 डेज चेक करेंगे। और अगर वही तुम्हारी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 182 डेज और मोर, एंड सेकंड कंडीशन एक और है 120 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और फिर लास्ट कंडीशन निकल कर कि अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, तुम्हारी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, और किसी भी कंट्री में तुम टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। ये 5 केस निकल के आ रहे हैं। अब बच्चा कह रहा है सर अगर मैं इन 5 में कहीं पर भी फॉल नहीं कर रहा तो भैया फिर तो बातें खत्म हो गई ना। हेलो भाई साहब, फिर क्या? फिर तो बातें खत्म हो गई। फिर तो गवर्नमेंट कह रही कि तुम नॉर्मल केस में आ जाओ। और नॉर्मल केस में कितनी कंडीशंस होती हैं जी? नॉर्मल केस में आपकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन या तो 182 डेज और मोर वाली कंडीशन, या गवर्नमेंट कहती है पिछले साल में 60 डेज और मोर, और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा यहां पे होना चाहिए जी। मैं दोबारा बोलूंगा, ये 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है तो ये, और 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से अगर मैं एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करूंगा, मैं रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है जी? तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया जी? यहाँ पे हमने ये बोल दिया कि भाई साहब आप इन कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे, आप इंडिया के रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। बस ये पर ध्यान दो। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। बट एक सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट अगर मेरी क्लास में है, अगर एक सिंगल बच्चा भी है, तो वो ये बात समझ गया होगा कि रेजिडेंट बनने के ना 5 केस हैं। बस 5 भी नहीं, 6 केस हैं। रेजिडेंट बनने के 6 केस हैं। आप चेक करो, 5 स्पेशल और बाकी 1 केस जनरल। या तो उन 5 में कवर हो जाओ, उनके बेस पे निकाल लो। अगर तुम 5 में कवर नहीं होते, फिर तुम्हारे हाथ में नॉर्मल केस लगेगा, फिर तुम बेसिक कंडीशन में रेजिडेंट बनोगे, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनोगे जी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 6 केस में अगर तुम रेजिडेंट बन गए तो बन गए, नहीं तो तुम नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, और तुम्हारे हाथ में टैक्सेबिलिटी बिल्कुल अलग होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कहता है सर एक बात मेरे को बताओ, रेजिडेंट बनने के बाद भी तो आपने कहा था 2 केस हैं। मैंने कहा कौन कौन से? सर एक वो ROR बनते हैं और एक वो RNOR बनते हैं। बिल्कुल मैंने कहा था जी। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि ROR या RNOR। अब ये ROR बनना या RNOR बनना ना, मैं दोबारा बोल दूं जी, ये आपका डिपेंड करता है कुछ एडिशनल कंडीशन पर। मतलब गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम इंडिया में रेजिडेंट बन गए हो तो रेजिडेंट की ना 2 कैटेगरी है, या तुम ROR बनोगे या तुम RNOR बनोगे जी।
या क्या बनोगे आर ओ आर, या क्या बनोगे आर एन ओ आर। अब ये कब बनोगे ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी फर्दर एडिशनल कंडीशन क्या है। आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, एडिशनल कंडीशन क्या थी। पिछले 10 में से, मतलब जिस साल में तुम रेजिडेंट बने, जिस साल में तुम रेजिडेंट बने उसके पिछले 10 में से किसी भी 2 साल अगर तुम इंडिया में रेजिडेंट रहे, या मैं यूं कहूं पिछले 10 में से 9 बार तुम एनआर रहे और 1 बार तुम आर रहे, तो तुम आर एनओआर बन जाओगे। बट अगर तुम्हें आरओआर बनना है, 2 कंडीशन है, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल रेजिडेंट रहे हो और पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा तुम इंडिया में रहे हो। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में तुम इंडिया में रेजिडेंट रहे हो और पिछले 7 साल का सम टोटल 730 डेज और मोर हो। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड होंगी तो आरओआर, नहीं तो तुम आर एनओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। बस ये पर ध्यान दो। बट ये आरओआर बनना और ये आर एनओआर बनना, मैं बता दूं, ये आपका किस पे डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंट किस वजह से बने हो। देखो सारे बच्चे बोल दे रेजिडेंट बनने की कितनी वजहें हैं जी, नहीं नहीं नहीं, 720 डेज मेरे बच्चे आर एनओआर के लिए था। आप जो बात कर, आप पता क्या बोल रहे हो, खुशबू मैं बताता हूँ क्या तुम क्या बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो अगर 10 में से कोई भी 9 बार एनआर रहा तो वो आर एनओआर बन जाएगा, या 7 साल में 729 डेज और लेस रहा तो वो आर एनओआर बन जाएगा। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि वो आरओआर कब बनेगा, तुम मुझे क्या बता रहे हो कि वो आर एनओआर कब बनेगा। ये तुमने 729 डेज की बात की है ना, ये आर एनओआर के लिए, क्योंकि जहां मैं 730 दिन रहूंगा तो आरओआर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दूंगा, और जहां मैं 729 डेज रहूंगा तो आरओआर वाली कंडीशन में फॉल नहीं करूंगा, इसलिए मैं आर एनओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा जी। तो जो आपने मुझे कंडीशन बोली है 729, अगर आप चेक करोगे वहां पे आर एनओआर की बात हो रही है, वहां पे आरओआर की बात नहीं हो रही। बस ये पर ध्यान दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, हेलो, ओए ओए इधर। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि देखो आरओआर बनना या आर एनओआर बनना वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन मतलब कौन सी, नॉर्मली एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट 2 केस ऐसे हैं जहां पर तुम हमेशा ही आर एनओआर माने जाओगे। मैं दोबारा बोलूंगा, 2 केस ऐसे हैं, मतलब गवर्नमेंट कह रही है इन 2 केस में कभी तुम आरओआर बन ही नहीं सकते। हेलो भाई साहब, इन दोनों केस में कभी भी तुम आर एनओआर सॉरी आरओआर बन ही नहीं सकते, हमेशा आर एनओआर बनोगे, चाहे तुमने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी है आरओआर वाली। इट मींस अगर मैंने आरओआर वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखे तो भी मैं आर एनओआर ही रहूंगा। सर ऐसे 2 केस कौन से हैं, याद करो वो 2 केस कौन से हैं। पहला केस, अगर तुम रेजिडेंट बने, इधर आओ, इधर आगे आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ तो आओ। अगर तुम रेजिडेंट बने हो, अगर तुम रेजिडेंट बने हो 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से, मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा 182 डेज वाली कंडीशन, मैंने कहा अगर तुम रेजिडेंट बने हो 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से, या तो वो, या अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बने हो, तो इन दोनों केस में हमेशा तुम आर एनओआर माने जाओगे जी। अच्छा 1 मिनट सर, 2 मिनट रटने दो सर। ओके क्या बोला सर ने, हाँ सर ने बोला कि भैया अगर 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 मैं डीम्ड रेजिडेंट बनाऊं, अगर मैं डीम्ड रेजिडेंट बनाऊं तो हमेशा मैं आर एनओआर माना जाऊंगा, या मैं 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बनाऊं तो मैं आर एनओआर बनूंगा। बाकी सब केस में एडिशनल कंडीशन चेक करनी होगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है इन सारी बातों के अंदर, जो इन्होंने डायग्राम दी है उस सारे डायग्राम में यही बातें लिखी हैं कि भैया अगर आप ध्यान सुना, अगर आप, हेलो भाई साहब, अगर अगर आप, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर आप आरओआर या आर एनओआर चेक करना चाहते हो उससे पहले तुम ये बताओ तुम्हारे रेजिडेंट बनने की वजह क्या है। अगर तुम्हारे रेजिडेंट बनने की वजह, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 120 डेज है या डीम्ड रेजिडेंट है, तो हमेशा तुम आर एनओआर हो, नहीं तो फिर तुम्हें चेक करनी पड़ेगी कंडीशनल आरओआर या आर एनओआर के लिए। बस ये पर ध्यान देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलो भाई साहब, कोनो दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो अप्रोक्सीमेट 38,000 बच्चा इस टाइम लाइव बैठा हुआ है, ठीक है, और 38,000 बच्चा लाइव बैठा है
और कमेंट है 55,000, फिर तो सही है। तो 55,000 कमेंट अच्छा कह रहा है, हद है यार। तो यार थोड़ा दिल को कॉन्फिडेंस भी तो देना होता है, अरे दिल को ये बोलना भी तो होता है, नहीं नहीं विवेक कोई बात नहीं है, इतना बच्चा लाइव है, टेंशन मत ले। ठीक है, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस मिलता है ना, थोड़ा सा बूस्ट अप आता है अंदर कि नहीं यार करना है। ये तो अगर ऐसे देखते तो बड़ा दिल घबराता है यार, क्या चक्कर है। फिर अपने आप को समझाना पड़ता है कि 38,000 बच्चा इस टाइम लाइव बैठा है, फिर थोड़ी सी खुशी मिलती है, ओ माय गॉड कितना बच्चा मुझे लाइव देख रहा है, मुझे और अच्छे से काम करना पड़ेगा जी। चलो जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का यहाँ तक लोग कर सकते हैं। चलो अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी। ओ सर आपकी ही गलती है, आपकी टाइमिंग की वजह से बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे। अच्छा चलो देखता हूँ, 9 बजे तो है ही मेरा, अभी मेरा जब नया बैच स्टार्ट होगा 15 फरवरी से, उसके बाद तो 9 बजे ही लेना पड़ेगा। देखता हूँ कृष्णा, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। ठीक है जी, चलो आओ रही वापिस आओ रही। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब 40,000 बच्चा लाइव हो गया, 40,000 बच्चा, 40,000 बच्चा इस टाइम लाइव बैठा है, सारा का सारा बच्चा पूरा इंडिया का लग रहा है मुझे ही देख रहा है आज। चलो आओ जी फटाफट से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब यहाँ तक हमने, सर इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं? नहीं, इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है जी, इस चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था वही सेम यहाँ पर है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है जी। लो जी एक बार चेक करो फटाफट से यहाँ पे अब क्या निकल के आ रहा है, देखो जी। पहली बात, इंडिविजुअल वाले सारे केस हमने कंप्लीट कर लिए। अब इंडिविजुअल वाले देखो, ये डायग्राम अगर आप अब पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा, और फिर डीम्ड रेजिडेंट कौन बनेगा, ये सारी बातें हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। डन। अब एक बार आगे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि भैया एचईएफ हो गई, फर्म हो गई, एओपी हो गई, बीओआई हो गए, और लोकल अथॉरिटी हो गए, एजेपी हो गया, इन केस में, कंपनी वाले केस में स्टेटस कैसे निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं कंपनी वाले केस का अलग केस है और बाकी सबका अलग केस है। अब पहले एक बार बात करते हैं कंपनी वाले केस की। याद है कंपनी वाले केस में क्या करते हैं, कंपनी वाले केस में कंपनी दो तरह की होती है, इंडियन और फॉरेन। तो गवर्नमेंट ने कहा इंडियन कंपनी जो है, इंडियन कंपनी जो है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज वो क्या बनेगी, आर बनेगी। मतलब इंडियन कंपनी एनआर बन ही नहीं सकती, ऑलवेज इन द ऑल केसेस वो आर ही बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। बट अगर कोई कंपनी इंडियन नहीं है, फॉरेन कंपनी है, तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर वो इंडिया में है तो वो आर बनेगी, अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो क्या बनेगी, एनआर बनेगी। सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ऑलवेज आर है। बट अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, उसकी पोयम अगर इंडिया में है तो वार बनेगी, पोयम इंडिया से बाहर तो एनआर बनेगी। बट यहां पर एक 50 करोड़ की लिमिट है पोयम वाले केस में, क्योंकि अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो वो ऑलवेज एनआर बनती है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है फिर हम चेक करते हैं पोयम, अगर पोयम इंडिया में है तो आर है, पोयम इंडिया से बाहर तो एनआर है। बट मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि पोयम की गाइडलाइंस आपके सीए फाइनल के अंदर आती हैं, वो भी सीए इंटर लेवल पे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए पोयम वाला कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस भी नहीं करना कि 5 करोड़ की टर्नओवर के बाद लगेगा या 5 तक लगेगा। इतनी सी बात ध्यान दो कि फॉरेन कंपनी, सॉरी 50 करोड़, अब इतनी बात ध्यान दो कि फॉरेन कंपनी की अगर पोयम इंडिया में है तो वो आर बनेगी, फॉरेन कंपनी की पोयम अगर इंडिया से बाहर होगी तो वो एनआर बनेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में सीए फाइनल में तुम डिस्कस करोगे कि पोयम वाला कॉन्सेप्ट लगता ही 50 करोड़ की टर्नओवर के बाद है, 50 करोड़ तक ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे ये बात लिखी है। उसके बाद देखो फिर अगला एचएफ वाले केस में क्या निकल के आता है। एचएफ वाले केस में बात करते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट की। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली अगर इंडिया में है तो फिर तो वो रेजिडेंट बनेगी। अगर अगर सारा का सारा इंडिया से बाहर तो फिर वो क्या बनेगी, एनआर बनेगी। ठीक है ना, मतलब वहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट चेक करनी है और यहाँ पे क्या चेक करनी है, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। है जी। उसके बाद अच्छा यहाँ पे अब अगर मान लो कोई एचईएफ, अगर मान लो कोई भी एचईएफ अगर मान लो इंडिया में रेजिडेंट बन जाता है तो क्या वो एचईएफ के बाद आरओआर या आर एनओआर बन सकता है? बताना मुझे, क्या वो एचईएफ के बाद आरओआर या आर एनओआर भी बन सकता है? यस या नो, जल्दी बताओ, यस या नो। क्या अगर कोई एचईएफ है तो क्या वो आरओआर आर एनओआर बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा जी। बट वो किस पे डिपेंड करेगा, कर्ता ने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड की है या नहीं की। अब अगर कर्ता दोनों की दोनों आरओआर वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एचएफ बन जाएगी आरओआर। बट अगर कर्ता आरओआर वाली एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर एचएफ बन जाएगी आर एनओआर।
अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, अगर करता मान लो 9 साल में क्या है एनआर है, तो फिर एच एफ आर एन ओ आर है, या 729 डेज और लेस है तो भी वो आर एन ओ आर है। बट अगर ये दोनों कंडीशन फेल है, मतलब वो 9 बार आर नहीं है, वो 2 बार आर है, ठीक है, या वो 720 नहीं 730 है, तो मतलब वो क्या बन जाएगा, आर ओ आर। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और ये सारी बातें हम कर्ता के ऊपर चेक कर रहे हैं। कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब एच एफ का स्टेटस निकालेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। बिल्कुल सही बात है। सेक्शन नंबर 6, सब सेक्शन नंबर 6, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? तो ये आपका एच एफ का स्टेटस निकालने वाला मैटर है कि एच एफ किस केस में आर ओ आर बनेगी और किस केस में आर एन ओ आर बनेगी। ये सारी की सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं जी। डन, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 5। इसके बाद फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके बाद एक बार हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जी। एक बार सारे के सारे बच्चे पहले मेरे को बताओ, स्टेटस निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रॉब्लम पता क्या होती है कि एक बच्चा डाउट इसलिए नहीं पूछ पाता कि साथ वाला क्या सोचेगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत लेके आना, क्योंकि साथ वाला तुम्हारा कोई भी नहीं लगता। तो जो भी डाउट तुम्हारे मन में आता है किसी भी तरह का, आप उसको क्लियर करो। उसका रीजन है क्योंकि जो तुम्हारे मन में डाउट है वो मे बी एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो कभी मिस नहीं करना। अगर कभी भी डाउट आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर ये डाउट आ रहा है, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा बस। सर 6-1 की एक्सप्लेनेशन वॉयज वाला एक बार समझा दो। माधव वो तो ये बात कहना चाह रहा है मेरे बच्चे, एलिजिबल वॉयज, वॉयज का मतलब शिप होता है कि वो कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, इसको हम इंडिया की स्टे में एक्सक्लूड करके चलेंगे। मतलब जिस दिन आपने उस शिप को ज्वाइन किया और जब आप उस शिप को साइन ऑफ कर रहे हो, तो जो भी ये डिफरेंस निकल कर आ रहा है इसको हम इंडिया में नहीं मानेंगे, डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानेंगे। अब 366 दिन लीप ईयर है, 366 में से वो माइनस कर दोगे, बैलेंस अगर 182 निकल कर आएगा तो रेजिडेंट बनेंगे, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है बस ये वाला जी। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का बोलो भाई। अप्रोक्सीमेट 40,000 बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं और मैसिव भाई सब कुछ बच्चों के आ भी नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 में सर 4 अदर इनकम में 37% लगेगा। नहीं बेटे बच्चे, 37 क्यों लगेगा? अगर अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो तब 37 लगेगा। 5 करोड़ से ऊपर का है, 2 करोड़ से ऊपर है तो 25 ही लगेगा जी। सर एयरक्राफ्ट वाले केस में भी नहीं, सिर्फ शिप वाले केस में लगेगा जी। ठीक है ना, लिखा तो है इंडियन शिप की क्रू का मेंबर हो तो उस केस में लगेगा जी। ठीक है जी, चलो आओ जी फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भैया कौन कौन से इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है, इसको एक बार छोड़ दो। अच्छा ओहो यार एक बात है, वैसे मैंने एक चीज देखी है, मतलब एक होता है ना थोड़ा सा, मतलब ये यार एक टीचर है सामने बोल रहा है डाउट पूछ लो, एक ढेले का डाउट नहीं पूछा तुमने, जबकि तुम्हारा डाउट आना चाहिए था कि सर वो फॉरेन सोर्स की इनकम, आप बार बार कह रहे हो कि फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक हो, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा हो, तो ये फॉरेन सोर्स की इनकम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तुमने 1% भी डाउट नहीं पूछा मुझसे। सुनो ध्यान से नालायकों, फॉरेन सोर्स की इनकम में क्या आएगा वो सुन लो, बाकी सब कुछ फॉरेन सोर्स की इनकम में नहीं आएगा, सब कुछ इंडियन इनकम में आएगा जी। अब फॉरेन सोर्स की इनकम में क्या आएगा, तो गवर्नमेंट का फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब क्या है जी? फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब ये है इनकम, फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस कंट्रोल एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड इनकम, सॉरी इनकम, क्या मैंने बोला, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस कंट्रोल एंड प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। मतलब सब कुछ बाहर है, इंडिया से थोड़ा सा भी लिंक नहीं है, तब जाके वो इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम बनेगी। अगर थोड़ा सा भी लिंक इंडिया से है, अगर थोड़ा सा भी लिंक इंडिया से है तो वो इनकम इंडियन सोर्स की इनकम बनेगी, फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं बनेगी। बस ये पर ध्यान दो।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सारी की सारी ऐसी इनकम जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इंडिया से दूर दूर तक अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है ना, तो वो इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम बनेगी। जहां भी इंडिया से कनेक्शन होगा वो इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, अब मेरे को बताओ, चलो फटाफट सारे बच्चे बताओ जी। अब आरओआर में क्या होगा जी, आर एनओआर में क्या होगा और एनआर में क्या होगा, क्या क्या टैक्सेबिलिटी होगी, एक बार फटाफट देखते हैं। पहली बात, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल है। उसके बाद इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो भैया तीनों में टैक्सेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इनकम अराइज इन इंडिया, अगर आपने पैसा इंडिया में कमाया है, तीनों के हाथ में टैक्सेबल है। इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, पैसे को इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया है, तो वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। उसके बाद इनकम कमाई बाहर है, इनकम अराइज आउट इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो आरओआर में तो हमेशा ही टैक्सेबल है। आरओआर में तो कोई कलेश ही नहीं है, आरओआर में तो हमेशा टैक्सेबल है। रीजन, क्योंकि आरओआर के हाथ में नॉर्मली सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के। और जो आर एन ओ आर है उसके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल तब होगी, उसके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल तब होगी अगर बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा, तभी वो इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो कहना क्या चाह रहा हूं जी, आर एन ओ आर के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम नॉर्मली नॉन टैक्सेबल है। आर एन ओ आर के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम टैक्सेबल सिर्फ हमें तब करनी है अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होगा, तभी टैक्सेबल करेंगे, नहीं तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। और एनआर के हाथ में तो वो इनकम बाहर कमाई हुई इनकम या बाहर रिसीव हुई इनकम, चाहे कंट्रोल इंडिया में ही क्यों ना हो, वो टैक्सेबल कैटेगरी में कवर नहीं होगा। ये कैटेगरी आपकी निकल के आ रही है। क्या बात सुन में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो मतलब सबसे ज्यादा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है, आरओआर। उसके बाद किसके हाथ में टैक्सेबल है, आर एनओआर। फिर किसके हाथ में टैक्सेबल है, एनआर के हाथ में। आरओआर के हाथ में ऑलमोस्ट सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के। आर एनओआर के हाथ में ऑलमोस्ट सारी इनकम टैक्सेबल है, बट बाहर वाली इनकम आर एनओआर में टैक्सेबल तब होगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है। और एनआर के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल है, अराइज इन इंडिया वो टैक्सेबल है और रिसीव इन इंडिया वो टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। इसमें बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट नहीं है माधव, वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर है जी। ठीक है जी, यहां पर बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट नहीं है, वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर है कि इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल होता है। वो सेक्शन नंबर 9 में है, उसको हम बोलते हैं इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया जी। डन है जी? क्या हम लोग कर सकते हैं? अब एक बार यहां पे चेक करना जी। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, मतलब आरओआर में फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल गुंजन, बिल्कुल आरओआर के अंदर फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। और उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब आप ये कहोगे कि सर डबल टैक्स लगेगा, बिल्कुल डबल टैक्स लगेगा, बट आप सीए फाइनल में डिस्कस करोगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री से कुछ एग्रीमेंट होते हैं, जिस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि इनकम एक ही कंट्री में टैक्सेबल होगी, दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि डबल टैक्स लग रहा है, टेंशन मत लो, सीए फाइनल के अंदर उस पर आप एक चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर आपको रिलीफ मिल जाएगा जी। सर आर एनओआर में बिजनेस सेटअप और कंट्रोल इंडिया, हाँ बिल्कुल जी, आर एनओआर के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम टैक्सेबल ही तब होगी अगर बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप अगर इंडिया में है, तभी टैक्सेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी जी। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहां पे एक बार आना जी। अब एक बार फटाफट से ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो फटाफट से। बिल्कुल ऑब्वियसली दीक्षा दिशा ऑब्वियस सी बात है, टैक्स सब में सेम है मेरे बच्चे, टैक्स की दुनिया लगनी है, तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए सर क्या ये हमारे सिलेबस में है सब कुछ टैक्स का। तो एक्ट जब जिसका एक्ट ही एक है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। ऐसा तो है नहीं कि आप में कुछ अलग टैक्स है, इनमें कुछ अलग टैक्स है या कुछ, ऐसा नहीं है, टैक्स सब में सेम है। ठीक है जी। एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी है, सेक्शन 10 वाली इनकम एग्जम्प्टेड इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड इनकम है, स्कूल कॉलेज वाली इनकम एग्जम्प्टेड इनकम है, गिफ्ट अगर 50,000 रुपए तक मिल रहा है तो वो एग्जम्प्टेड है, रिलेटिव से मिल रहा है तो वो गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। तो मतलब जो भी एग्जम्प्ट है जहां पे टैक्स नहीं है तो वो किसी के हाथ में भी टैक्स नहीं है। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी?
अब एक बार फटाफट से ऐसा करो, ये दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का मुझे आंसर बताओ जी, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का मुझे बिना पीछे देखे आंसर क्या है इसका आंसर बताओ। बोलो 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 बोलो। पहले में ROR। फर्स्ट में तो ROR आ गया जी। सेकंड का बताओ, सेकंड का, सेकंड का बताओ। सेकंड में कितना आ रहा है? ROR satisfying the conditions of section 6(1) and 6(6). माधव अगर 6(6) में कंडीशन देखो, 6(6) में जो तुम बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो तुम। 6(6) में RNOR की कंडीशन लिखी हुई है, ROR की कंडीशन बेयर लो में नहीं लिखी हुई। अगर आपने बेयर लो देखा है तो बात अच्छी है, अगर आप बिना बेयर लो देखे बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। बेयर लो चेक करोगे तो 6(6) में RNOR बनने की कंडीशन है, ROR बनने की कंडीशन 6(6) में है ही नहीं। वो तो हम उसको रिवर्स पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब जाके ROR बनेगा। वो ROR की अलग से कंडीशन बनाई हुई है, एक्ट में नहीं लिखी। एक्ट में कंडीशन है RNOR बनने की, ठीक है ना। तो आप एज पर सेक्शन 6 लिख के आ जाना, सफिशिएंट है। 6(6) अगर लिखोगे तो RNOR की बातें वहां पे हो रही हैं, ROR की बातें वहां पे नहीं हो रही हैं। सेकंड में RNOR, सेकंड में RNOR। आओ जी एक बार फटाफट से इधर देखो ध्यान से, इसका आंसर आपने क्या निकाला है। तो पहले में 6(6) में ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक करोगे तो सेकंड वाले केस, अच्छा इसने बोला है क्या बोला, डज नॉट सेटिस्फाई 182 डेज, तो ही इज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट भाई, तुम ROR कर रहे हो, क्या किया तुमने, क्या गंद मारा है। क्वेश्चन क्या था यार, तुम भी ना नालायक हो बिल्कुल ही। राम इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया है, 22 सितंबर 23 को जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है 22 सितंबर। तो अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 175 डेज, तो 182 से कम है तो एन। भाई क्या कर रहे हो तुम यार, मेरे को तुम्हारा ही समझ नहीं आ रहा यार। वो देखो बच्चा आगे रोशनी में देखो, रोशनी को देखो, रोशनी भाई साहब रमेश सुरेश पे पहुंच गई। क्वेश्चन 1 गलत है रोशनी का। देखो क्या कर रहे हो भाई तुम, ROR कर रहे हो, मैं तुम्हारे पर विश्वास करके आंसर देख रहा हूँ, नालायक हूं मैं भी। इधर देखो ध्यान से, 175 डेज है। माधव ने तो सेक्शन तक लिख डाला, कह रहा सेक्शन 6 सब सेक्शन 661, नालायक। आंसर सही दो पहले।
स्पेशल केस में कवर है, तो स्पेशल केस में कवर है, 182 डेज सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो एनआर वाली कैटेगरी में कवर होगा। आर वाली कैटेगरी में कहां से आ रहा है? उसके बाद देखो आगे, अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं देख रहा, खुद देखूंगा। मिस्टर दे रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 1990, ठीक है, विजिट इंडिया फॉर 30 डेज एवरी ईयर, अब वो 30 साल हर दिन के लिए आ रहा है। ही केम बैक टू इंडिया 1 अप्रैल 22 फॉर परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिडेंशियल स्टेटस 23-24-25, तो 22-23 में आया तो मतलब 23-24 में वो इंडिया में ही होगा, तो ये तो रेजिडेंट बन गया। और मेरे ख्याल से पिछले दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड होंगी आराम से, क्योंकि वो अच्छा कब आया वो 1 अप्रैल 22 को आया ना, तो 1990 से वो बाहर है, तो हर साल वो 30 दिन के लिए आ रहा है, तो एडिशनल कंडीशन मतलब आर एन ओ आर वाली 729 डेज से कम है और 9 बार वो एनआर भी, हाँ तो सिंपल सी बात है आर एन ओ आर ही होगा जी, आर एन ओ आर आएगा जी, आर एन ओ आर यहाँ पे निकल के आएगा, तो इसका आंसर आर एन ओ आर बनना चाहिए। हे भगवान मेरा आंसर सही हो, बस मैं बच्चों में विश्वास नहीं कर रहा। यस, तो ये देखो यहाँ पे क्या बन गया जी, आर एन ओ आर बन गया, क्योंकि यहाँ पे 545 डेज निकल के आ रहा है, तो 729 डेज से कम है, मतलब 730 से कम है, मतलब 729 या उससे लेस है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का? फिर माधव तुम गलत कह रहे हो यार, मैं कह रहा हूं मत लिखो 66 यार, मत लिखो, तुम गलत कर रहे हो। नोट सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ 66, जबकि ये 66 वाली कंडीशन मेरे बच्चे सेटिस्फाइड कर रहा है, मैं कह रहा हूं आर एन ओ आर वाली कंडीशन है। बच्चा कह रहा है सर मैं दिखाऊंगा, मेरे को 66 के बारे में पता है, इधर देखो ध्यान से, तुम्हें फिर पता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे खोल के ही दिखा दूं फिर। अब या तो तुमने एक्ट देखा नहीं, अब सुनो ध्यान से, जब मैं कह रहा हूं मत करो, पेपर में गलती करके आओगे, गलती करके आओगे, गलती करके आओगे, फिर तुम नहीं बात मान रहे मेरी। इधर देखो ध्यान से, अब तुम्हें मैं तुम सबको 66 दिखा देता हूं, सारे देख लो 66 है क्या, ये लो। अब यहाँ पे तुम्हें इनकम टैक्स एक्ट खोल के दिखा रहा हूं मैं, ये लो सेक्शन नंबर, ये रहा इनकम टैक्स एक्ट, ये लो, ये देखो जी, चेक करो 66 यहाँ पे, कौन कौन 66 दिखना चाह रहा है, ये लो देख लो 66 यहाँ पे, ये रहा, जो आप बार बार 66 कह रहे हो ना, अब ये देखो ये 6 है, उसके बाद ये रहा आपका सब, देखो क्या लिखा है, अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, अब ए पर्सन इज सेड टू बी, क्या लिखा है, पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन इज, अब पढ़ो, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर प्रीसीडिंग ईयर और ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दैट ईयर इन इंडिया 729 डेज और लेस, मतलब इन दोनों में से वो एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा तो वो आर एन ओ आर बन जाएगा, आर ओ आर 66 का नहीं है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, तुम बार बार 66 कह, तो 66 मत लिखो, वो तुम्हारे एक नंबर काट लेगा बिना बात के, क्योंकि 66 आपने किसी बुक से पढ़ा या मॉड्यूल से पढ़ा, कहीं से ही पढ़ा, आप ये बेरेक्ट है ना, आप अगर आप 66 लिख रहे हो तो बेरेक्ट की बात कर रहे हो, और 66 में आर ओ आर कब बनेगा बोला ही नहीं। आपने भी क्या लिखा, सर वो 66 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है वो 66 वाली कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 66 में कंडीशन ही कौन सी है, आर एन ओ आर बनने की, और वो आर एन ओ आर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड तो कर ही रहा है, ठीक है ना। तो बेटर ये हम 66 को बीच में ना लेकर आए, क्योंकि अगर हम बेयर लॉ के बेस पे चलेंगे तो गलतियां काफी सारी हो जाएंगी। हम सिंपल सी बात लिखें कि भाई दो एडिशनल कंडीशन जो आर ओ आर वाली हैं वो सेटिस्फाइड नहीं करा, इसलिए वो आर एन ओ आर है। और अगर 66 लिखना है तो फिर ये लिखोगे एज पर 66 ही सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, तो इसलिए वो आर एन ओ आर है। आप फिर इस तरह से लिख के आओगे जी। सर डीटी का बुलेट रिवीजन नहीं होगा क्या? डीटी का बुलेट रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है जी, 5-6 लेक्चर यूट्यूब पे डले हुए हैं स्टार्टिंग में काफी, तो बुलेट रिवीजन तो हम कर ही चुके हैं। चलो वापिस आओ जी, अब डन, इसको लॉक कर दें। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब वापिस आओ यहाँ पे जी, अब यहाँ पे फटाफट से वापिस आ जाओ मेरे बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 अब क्लियर है, इसमें क्या बनेगा, वो इसमें क्या बनेगा, आर एन ओ आर बन के आ जाओ।
अब 1 मिनट रुको ध्यान से, अब 1 मिनट रुको फटाफट से जी। ये पॉइंट अभी रुक जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आपने घर से करके आना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आपने घर से करके आना है। ठीक है, और सुनो ध्यान से, और और एक बार ना क्वेश्चन नंबर 5 भी घर से ट्राई कर लेना। वैसे ना ये ट्राई मतलब जिसने इनकम टैक्स पहले पढ़ा हो उनसे तो हो जाएगा, मतलब जो पहली पहली बार थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट इन्होंने मिक्स किए हुए हैं तो शायद उसमें आप गलती कर दो, बट एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपसे हो ही जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपसे हो ही जाएगा। अब सुनो ध्यान से, कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे जी, कल वाली क्लास में सेक्शन नंबर 9 हम कंप्लीट कर देंगे, और कल वाली क्लास में ना हम सैलरी से पहले करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी छोटा सा है, 1 या 1.25 क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम छुटपुट चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि कम से कम ये हो कि छोटे मोटे चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो पहले मैं कराऊंगा हाउस प्रॉपर्टी, ताकि वो कल वाली क्लास या उससे अगले वाली क्लास में खत्म हो जाए, हाउस प्रॉपर्टी हमारा पैक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चाहे जो होंगे फिर बड़े चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे जी। और कल की टाइमिंग क्या है जी, कल की टाइमिंग हमारी क्या है, कल हम कब मिल रहे हैं, कल हम मिल रहे हैं सेम टाइम 5 बजे ही मिल रहे हैं, 5 बजे। ठीक है जी, माधव सेक्शन नंबर 9 के अंदर आएगा, सेक्शन बिजनेस कनेक्शन वर्ड सेक्शन नंबर 9 के अंदर है जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात हम करेंगे अब अपना कल वाली क्लास में, सेम टाइम 5 बजे सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, और अगर मन करे तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर कर दो उसमें। हाँ तो एक प्रीवियस ईयर 21-22 से तो दिया हुआ था, तो 21-22 की टर्नओवर ही चेक करनी है हमें। डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 21-22 की टर्नओवर ही तो हमें चेक करनी है। ये कल हमने किया तो था रिवीजन क्लास के अंदर कि 21-22 के टर्नओवर पे ही डिसाइड होगा कि 23-24 में रेट क्या लगेगा जी। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।